हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू असेंशन क्लासेस। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 7th हिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर, जिसका नाम है न्यू किंग्स एंड किंगडम्स, यानी कि नए राजा और नए साम्राज्य। और इस चैप्टर में हम टाइम के जिस फेज के बारे में डिस्कस करेंगे वो फेज स्टार्ट होता है 700 AD से लेकर और वो फेज चलेगा 1200 AD तक। यानी कि इन 500 सालों के दौरान कौन कौन से नए नए राजा बने और कौन कौन से नए नए साम्राज्य बने। और हम कहाँ के बारे में डिस्कस करेंगे? जो हमारी इंडियन सिविलाइजेशन थी, हमारी इंडियन सिविलाइजेशन का बेसिकली वो हिस्सा जो कन्वर्ट हुआ हमारे देश में। हम बेसिकली इस मेन लैंड इंडिया के बारे में ज़्यादा डिस्कस करेंगे, और जो हिस्सा पाकिस्तान में चला गया या बांग्लादेश में चला गया या आसपास के जो इलाके हैं, हम उनके बारे में थोड़ा सा कम डिस्कस करेंगे। और ये जो मेन लैंड इंडिया के बारे में भी हम जो डिस्कशन करेंगे, और इन 500 सालों के दौरान जो जो राजवंश हुए, जो जो साम्राज्य हुए, उनका बहुत शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन आपको दिया जाएगा, बहुत हल्का फुल्का रफ आइडिया आपको दिया जाएगा। और ऐसा इसलिए क्योंकि 500 साल एक बहुत लंबा टाइम होता है और हमारी इंडियन सिविलाइजेशन बहुत बड़ी सिविलाइजेशन रही है। तो अब अगर डिस्क्राइब करके अच्छे से थॉरोली अगर आपको बताया जाने लगे तो आपका हिस्ट्री का कोर्स बहुत बढ़ जाएगा। और आपको सिर्फ हिस्ट्री नहीं पढ़नी, आपको अलग अलग और भी सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। और अगर आपको हिस्ट्री में कभी इंटरेस्ट आए तो आप हिस्ट्री को एज अ सब्जेक्ट कभी ऑप्ट कर सकते हैं, तब ये चीज़ें फिर आपको डेप्थ में पढ़ाई जाएंगी। और इसके अलावा आपको कभी भी लाइफ में इंटरेस्ट हो, हिस्ट्री पढ़ने का मन करे, तो बहुत सारी किताबें आपको मिल जाएंगी हिस्ट्री के बारे में। जिन किताबों को इंडियन राइटर्स ने लिखा होगा या फॉरेन राइटर्स ने लिखा होगा, आप जब 3-4 किताबें पढ़ लेंगे हिस्ट्री की इस फेज़ के बारे में, तो आपको अच्छा खासा एक रफ आइडिया लग जाएगा कि क्या हुआ रहा होगा, किस तरीके से हुआ रहा होगा, क्या चीज़ें हैं, कैसे नहीं हैं। तो आपको एक अच्छा खासा आइडिया लग जाएगा। तो फिलहाल हम इस चैप्टर के बारे में स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम एक बहुत हल्का से एक रिव्यू लेते हैं कि हमारी इंडियन सिविलाइजेशन में 700 AD से पहले वाले वक्त में क्या क्या हो चुका था। और हम ये चीज़ इस नज़र से देखेंगे कि आप आगे आने वाले चैप्टर्स में कनेक्ट कर सको तमाम तरह की चीज़ें। तो हमारी इंडियन सिविलाइजेशन में सबसे पहले तो थे अर्ली पीपल, यानी कि वो लोग जो हंटर गैदरर्स थे, जो जानवरों का शिकार करके खाते थे, पेड़ पौधों से खाना इकट्ठा करके खाते थे, और वो हमेशा एक जगह से दूसरी जगह बदलते रहते थे। उसके बाद हमारे इंडियन सिविलाइजेशन में स्टार्ट हुआ एग्रीकल्चर का, यानी कि खेती करने लगे लोग, अपना अनाज खुद से उगाने लगे। और जब ऐसा होने लगा तो लोग फिर अपनी जगह बदलना उन्होंने बंद कर दिया। वो एक ही जगह में बस के रहने लग गए और इसी तरीके से गांव बनने शुरू हुए। और जब बहुत सारे लोग एक ही जगह पे रहने लग जाएं हमेशा, तो इस तरीके से समाज बनना शुरू हुआ। और जब समाज बनने शुरू हुए तो इस तरीके से सबसे पहले बनी सिविलाइजेशन। हमारी इंडियन सिविलाइजेशन की जो सबसे पहली सिविलाइजेशन थी वो थी इंडस वैली सिविलाइजेशन, या आप उसे हड़प्पन सिविलाइजेशन या मोहनजोदाड़ो सिविलाइजेशन भी कह सकते हैं। अब उसके बाद हमारे इंडियन सिविलाइजेशन में अलग अलग रेसेस के लोग आए, जैसे कि आर्यंस आए हमारी इंडियन सिविलाइजेशन में, ईरान से लोग आए, चाइनीज सिविलाइजेशन से लोग आए। तो अलग अलग रेसेस के कई सारे लोग हमारे इंडियन सिविलाइजेशन में आते रहे और बसते रहे, और यहाँ की जो नेटिव पॉपुलेशन रही उनसे मिक्स होते रहे, और हमारी सिविलाइजेशन अपने आप में एक नायाब सी सिविलाइजेशन बनते रही। और हमारी सिविलाइजेशन में डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा थी। आप अभी भी ये चीज़ नोटिस करते होंगे कि आप थोड़ा सा कहीं पे भी दूर चले जाओ तो हमारी सिविलाइजेशन में लोगों की बोलचाल बदल जाती है, खाना पीना बदल जाता है, उनके पहनावे बदल जाते हैं, उनके त्योहार बदल जाते हैं। तो इस तरीके से हमारी सिविलाइजेशन में डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा रही। और इसके बाद हमारी सिविलाइजेशन हमेशा से बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरस रही। हमारी सिविलाइजेशन से तमाम तरह के मसाले हो गए, कपड़े हो गए, बहुत अच्छे अच्छे हथियार हो गए, बेशकीमती जो चीज़ें हैं, ऐसी बहुत तमाम तरह की चीज़ें हमारी सिविलाइजेशन से दूसरी सिविलाइजेशंस में जाती रहीं। और जब उस ज़माने में पैसे रुपए के मामले में चलते थे सोना और चांदी, तो जब ये सारा सामान हमारी सिविलाइजेशन से दूसरी सिविलाइजेशंस में जाता था, तो दूसरी सिविलाइजेशन से सोना और चांदी आता था हमारी अपनी सिविलाइजेशन में।
तो हमारी इंडियन सिविलाइजेशन बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरस रही, सोने चांदी की कभी कमी नहीं रही हमारी सिविलाइजेशन में। और यहाँ से आप एक और चीज़ कनेक्ट कर पाएंगे आगे आने वाले चैप्टर में कि जब हमारी इंडियन सिविलाइजेशन में सोना और चांदी इतना ज़्यादा रहा, यही एक वजह थी कि बाकी सारी सिविलाइजेशन से इतने इन्वेजन हुए हमारी इंडियन सिविलाइजेशन में। लूटा किसको जाता है? जिसके पास पैसा होता है। हमारे पास पैसा हमेशा बहुत रहा, हम बहुत प्रॉस्पेरस रहे। और अब देखते हैं कि हमारी इंडियन सिविलाइजेशन में साम्राज्यों के लिहाज से या राज सत्ता के लिहाज से क्या सिस्टम रहा। तो हमारी इंडियन सिविलाइजेशन में हमेशा छोटे छोटे इलाके रहे, और जितने भी इलाके थे हर इलाके का एक लोकल चीफ हुआ करता था, यानी कि एक छोटे लेवल का राजा मान लीजिए कि वो अपने इलाके का राजा है। तो इसी तरीके से मान लीजिए, आपको सिस्टम में समझा देता हूँ थोड़ा सा। मान लीजिए ये एक बहुत बड़ा सा इलाका है, इस इलाके में कई तमाम गांव आते हैं और इस पूरे इलाके का ये आदमी राजा है, ये लोकल चीफ है इस पूरे इलाके का। तो इस इलाके में जितनी भी खेती होगी, जितने भी तमाम तरह के काम किए जाएंगे, उन सब तमाम चीज़ों का एक हिस्सा टैक्स के तौर पे इस आदमी को मिलेगा, और ये आदमी इसी टैक्स के पैसे से इसी जगह में, इस इलाके में तमाम काम करवाएगा और एक आर्मी भी रखेगा, अपनी एक छोटी सी सेना। और इसी तरीके से मान लीजिए ये एक बहुत बड़ा इलाका है और इस इलाके का ये राजा है, ये लोकल चीफ है वहाँ का। इसी तरीके से एक और इलाका है, इस इलाके का लोकल चीफ ये आदमी है। तो इस तरीके से पूरे इंडियन सिविलाइजेशन में अलग अलग इलाके थे, और अगर कोई इलाके का राजा किसी दूसरे इलाके के राजा पे, अब क्या था, पहले के टाइम में सोना और चांदी चलता था, तो अब होता ये था कि इकोनॉमी जो चीज़ होती है, अर्थव्यवस्था, तो अगर आपको अपने राज्य की इकोनॉमी और प्रॉस्पेरस करनी है और संपन्न करना है अपने राज्य को, तो आपको इकोनॉमी बढ़ानी पड़ेगी। और इकोनॉमी बढ़ाने का जरिया उस टाइम पे क्या हुआ करता था कि आप अपना इलाका बढ़ाइए। जब आपका इलाका बढ़ेगा तो आपको दूसरे एरिया से भी टैक्स आएंगे, तब आपके पास ज़्यादा पैसा होगा, आपके राज्य में संपन्नता ज़्यादा होगी, ज़्यादा प्रॉस्पेरस होगा आपका राज्य। और जब दूसरे इलाके भी आपके राज्य से जुड़ेंगे तो उनकी सेना भी आपको मिलेगी, तो आपकी सेना बड़ी हो जाएगी। जब सेना बड़ी हो जाएगी तो आपकी सेफ्टी ज़्यादा हो जाएगी, आप और ज़्यादा मजबूत देश बन जाएंगे। तो इस तरीके से एक इलाके के लोग दूसरे इलाके पे कब्जा करने की पूरी कोशिश करते थे, अपना इलाका बड़ा करने की कोशिश करते थे, और ये मजबूरी भी थी क्योंकि आपको अपनी इकोनॉमी बढ़ानी, और इकोनॉमी बढ़ाने का यही एक तरीका था। अब इस मजबूरी के तहत होता ये था कि अगर एक इलाके का आदमी किसी दूसरे इलाके में जाए और ये कहे कि आप अपना साम्राज्य मुझे दे दीजिए, तो ऐसा होगा तो नहीं। सामने वाला आदमी यूं ही अपना इलाका नहीं दे देगा आपको कि हाँ चलिए ठीक, आज से टैक्स हम आपको देंगे, ऐसा नहीं होगा। तो होगा क्या एक्चुअली? होगा ये कि इस इलाके के लोगों को लड़ना पड़ेगा, वॉर करनी पड़ेगी दूसरे इलाके से, इनसे लड़ना पड़ेगा, इनको हराना पड़ेगा, और तब जाके ये दूसरा इलाका इनके साम्राज्य में आएगा। तो अब इनका साम्राज्य बड़ा हो गया, तो अब इस इलाके से जो टैक्स इस आदमी को मिलता था, ये टैक्स अब इस राजा को मिलेगा। और जब सेना बड़ी हो जाएगी, इकोनॉमी बड़ी हो जाएगी, तो साम्राज्य थोड़ा सा मजबूत होगा। और ऐसे ही अगर मान लीजिए तीसरे इलाके को भी इन्होंने जीत लिया, तो ये साम्राज्य और बड़ा हो जाएगा, यहाँ से भी टैक्स आएगा इस राजा को। तो इस तरीके से छोटे छोटे इलाकों में इंडियन सिविलाइजेशन डिवाइडेड रही, और ये छोटे छोटे इलाके आपस में इस तरीके से ग्रुप्स बनते रहे, जिन ग्रुप्स को साम्राज्य कहा गया। और ये साम्राज्य बड़े होते थे, छोटे होते थे। अब मान लीजिए इस इलाके के आदमी ने बगावत कर दी और कह दिया कि आज से मैं तुम्हें अपना राजा नहीं मानता, मैं अलग हूं, तो ये साम्राज्य अलग हो जाएगा, ये इलाका इस साम्राज्य से अलग हो जाएगा। तो इस तरीके से साम्राज्यों का सिस्टम रहा, आपस में लड़ना मजबूरी थी, और जब भी लड़ाई होगी, युद्ध होगा, तो ह्यूमन राइट्स वायलेशन होंगे, और इसके बाद ये तमाम चीज़ें चलती रहेंगी हमेशा। तो इंडियन सिविलाइजेशन में ऐसे साम्राज्य रहे, और अगर बड़े साम्राज्यों की बात करें तो 700 AD तक आते आते हमारी इंडियन सिविलाइजेशन में कुछ बहुत बड़े साम्राज्य हुए, बहुत बड़े राजवंश हुए, जैसे कि नंदा डायनेस्टी रही, गुप्ता डायनेस्टी रही, मौर्यन डायनेस्टी रही, ऐसे कई सारे साम्राज्य रहे। अब अगर हम धर्म की नज़र से देखें
कि 700 AD तक आते आते हमारे इंडियन सिविलाइजेशन में धर्म के लिहाज से क्या क्या हुआ। तो जो सनातन थॉट और फिलॉसफी थी वो इवॉल्व करना शुरू कर चुकी थी एक धर्म के सेंस में, और ये हिंदुइज्म का राइज होना शुरू हो चुका था। 700 AD तक आते आते ये राइज शुरू हो गया था। सबसे पहले ऋग्वेद लिखा गया, ऋग्वेद के बाद बाकी सारे वेद लिखे गए, फिर मीमांसा लिखे गए, कई सारी सूक्तियां लिखे गए, और इसके बाद उपनिषद लिखने की शुरुआत हो चुकी थी इस टाइम के आसपास तक। तो हिंदुइज्म इवॉल्व कर रहा था और एक पूरी सिविलाइजेशन में एक थ्रेड ऑफ सिविलाइजेशन बनता जा रहा था, यानी कि ये एक धागा बनता जा रहा था जो पूरी सिविलाइजेशन को जोड़ने लग रहा था। और इस चीज में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया था एक बहुत लेजेंडरी आदमी ने, जिनका नाम था आदि शंकराचार्य। और इसके अलावा तो ये तो रही बात सनातन और हिंदुइज्म की। 700 AD तक आते आते हमारी इंडियन सिविलाइजेशन में दो और बहुत महान धर्म हुए, और ये थे बुद्धिज्म और जैनिज्म। तो ये बात हुई धर्म के लिहाज से। अब जरा देखते हैं कि 700 AD तक जो समाज के लिहाज से क्या क्या चेंज हुआ था। अब अगर हम समाज की नज़र से देखें या सोसाइटी की नज़र से देखें तो हमारी इंडियन सिविलाइजेशन में 700 AD तक आते आते एक जो बहुत बड़ा चेंज आया था वो चेंज था डिवीजन ऑफ वर्क, यानी कि कास्ट सिस्टम, यानी कि वर्ण व्यवस्था। अब ये कास्ट सिस्टम क्या था? अब पहले के टाइम पे कोई ट्रक नहीं चलते थे, कोई ट्रेन्स नहीं चलती थी, और जितने भी सब इलाके थे सब डिस्कनेक्टेड थे एक दूसरे से। तो अब होता क्या था कि आपको जो भी चीज़ चाहिए आपको अपने गांव में बनाना पड़ेगा, आपको अपने इलाके में बनाना पड़ेगा। कम से कम जो छोटे लेवल की चीज़ें हैं, आपको एग्जाम्पल देता हूँ, आप समझ पाओगे। अब उस ज़माने में कोई फ्रिज नहीं हुआ करते थे, ठंडा पानी सबको चाहिए, तो आपको घड़े की ज़रूरत होगी। अब आपको घड़ा ऐसा नहीं है कि वो घड़े ट्रक में भर के आएंगे कहीं सैकड़ों हज़ारों किलोमीटर दूर से, ऐसा नहीं था। वो घड़े आपको अपने गांव में बनवाने पड़ेंगे, आपको अपने इलाके में बनवाने पड़ेंगे। तो अब वो घड़े बनने के लिए ज़रूरी है कि कुछ ऐसे लोग हों जिनका काम ही हो घड़ा बनाना, जो अपनी ज़िंदगी भर घड़ा ही बनाएंगे, तभी लोगों को घड़े मिल पाएंगे। तो इसी तरीके से आपको कई तमाम अलग अलग लोगों की ज़रूरत थी, क्योंकि आपको जो चीज़ चाहिए वो आपको गांव में ही बनानी है। जो भी काम है आपको वो काम करने वाले लोग कहीं बाहर से नहीं आएंगे, आपको अपने गांव के, अपने इलाके के लोगों से ही वो काम करवाने हैं। और अब काम के लिहाज से देखा जाए तो बेसिक तौर पे काम क्या क्या थे उनको हम थोड़ा सा डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले तो ऐसे लोगों की ज़रूरत थी जो आर्मी में हों। और आर्मी की ज़रूरत क्यों थी? जिससे कि कोई और इलाका या कोई और साम्राज्य अगर आपके इलाके पे हमला कर दे तो आप अपनी रक्षा कर पाओ, और अगर ज़रूरत पड़े तो आप किसी और इलाके या साम्राज्य पे हमला करके उसको अपने अंडर ले लो कि आप में प्रॉस्पेरिटी आए आपके साम्राज्य में। तो आपको सबसे पहले तो ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो सेना में है, जो आर्मी में है। और इसके अलावा अब उस ज़माने में जितना भी ये वेद लिखे गए, जितने उपनिषद थे, ये सब कोई लिखे नहीं थे, ये याद किए जाते थे और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र किए जाते थे। यानी कि किसी आदमी को अगर वेद और उपनिषद और ये सब तमाम साधना, मेडिटेशंस, ये सब तमाम चीज़ों का ज्ञान है, तो वो अगली पीढ़ी को, आगे आने वाली पीढ़ी को ये चीज़ें याद करवाता था, सिखाता था, जिससे कि ये जो ज्ञान है ये ख़त्म नहीं हो जाए, ये अगली पीढ़ी में ट्रांसफ़र हो। तो ऐसे लोगों की ज़रूरत थी जिनका काम हो नॉलेज का, यानी कि जिन लोगों का काम हो कि वो इस ज्ञान को, इस नॉलेज को संभाल के रख सकें और अपनी आगे आने वाली पीढ़ी को ट्रांसफ़र कर सकें। इसके बाद आपको ऐसे लोगों की ज़रूरत थी जिनका काम हो ट्रेडिंग का, यानी कि सामान खरीदने बेचने का, जो अपने अलग अलग साम्राज्यों में और सिविलाइजेशंस में जाके सामान बेचें और सामान खरीदें। और इसके बाद आपको ज़रूरत है ऐसे लोगों की जो तमाम तरह के मैनुअल वर्क करें। और ये जो मैनुअल वर्क जो हैं, ये भी कई तमाम तरह के मैनुअल वर्क होते हैं। अब जैसे कि आपको एग्जाम्पल देता हूँ, आप समझ पाओगे। बाल सबके बढ़ते हैं और बाल सबको कटवाने हैं, तो आपको ऐसे लोगों की ज़रूरत है जिनका काम हो लोगों के बाल काटना। और जानवर पालते हैं, सब लोग पालते हैं, जानवर पालना ज़रूरत भी है,
तो अब जानवरों की मौत होगी ही होगी। तो अब जो जानवर मरेंगे उन जानवरों की लाशें उठाना, उन लाशों को दफनाना, आपको ऐसे लोग चाहिए जो ये काम करें। जब इतने सारे लोग गांव में रहते हैं तो गंदगी होगी, उस गंदगी को साफ करने वाले लोग भी आपको चाहिए। नालियां साफ होनी चाहिए और नाली साफ करने वाले लोग भी होने चाहिए। तो ऐसे जो मैनुअल काम होते हैं, आपको ऐसे लोग चाहिए जो ऐसे काम कर सकें, क्योंकि किसी ना किसी को तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि बाहर से तो लोग आएंगे नहीं और कोई रोबोट नहीं है किसी के पास कि रोबोट लगा दिए, करना पड़ेगा इंसानों को ही। और इसके बाद जो खेतों में काम करने वाली जो मजदूरी वाला काम होता है खेतों में, तो ये सब तमाम तरह के मैनुअल वर्क होते हैं, आपको तमाम तरह के मैनुअल वर्क भी करने हैं। तो इस लिहाज से पूरे समाज के लोगों को अलग अलग कास्ट में डिवाइड किया गया। जो लोग आर्मी में थे इन लोगों को क्षत्रिय कह दिया गया, जो ट्रेडिंग करते थे इन लोग को वैश्य कह दिया गया, जिन लोग का काम नॉलेज का था उन लोग को ब्राह्मण कह दिया गया, और जो ये लोग मैनुअल काम करने वाले जो लोग थे इन लोगों को शूद्र कह दिया गया। तो इस तरीके से डिवीजन ऑफ वर्क हुआ। लेकिन उस टाइम पे जो कास्ट सिस्टम जो बना था, वर्ण व्यवस्था जो बनी थी, ये काफ़ी फ्लेक्सिबल थी। यानी कि जितने भी बच्चे होते थे उनको पढ़ाया जाता था। जिस बच्चे का दिमाग तेज होता था उस बच्चे को ये नॉलेज का काम दे दिया जाता था। जिस बच्चे का मन राजकाज में लगता था, जिस बच्चे का मन सेना में जाने का होता था, वो बच्चा आर्मी में चले जाता था। तो जिसका जैसा मन, अगर किसी बच्चे का मन है कि मुझे लकड़ी का काम करना है तो वो मैनुअल वर्क में चला जाएगा, वो लकड़ी वाले काम करने लग जाएगा। तो इस तरीके से लोगों के लिए ये चीज़ ओपन थी कि आप कोई सा भी काम चुन सकते हो और उसके लिहाज से आपकी कास्ट डिसाइड होगी। और जैसे मान लीजिए कोई आदमी लकड़ी का काम करता है तो वो शूद्र में आएगा। अगर उसका बच्चा पढ़ने में तेज है, दिमाग उसका तेज है, तो उसका बच्चा ब्राह्मण बन जाएगा। तो इस तरीके से काफ़ी फ्लेक्सिबल रही जो वर्ण व्यवस्था थी। और 700 AD तक आते आते इस वर्ण व्यवस्था में थोड़ा सा रिजिडिटी आने लगी। रिजिडिटी क्यों आने लगी? उसके कई सारी वजहें हैं। जैसे कि एक वजह तो ये है कि जो मैनुअल वर्क होते थे, जायज़ सी बात है, जो आदमी घड़े बनाएगा वो गरीब ही रह जाएगा ज़िंदगी भर। और जो गरीब आदमी होता है उस आदमी के वैसे ही अधिकार छीन लिए जाते हैं और गरीब आदमी को हमेशा दबाया जाता है। जो आदमी लकड़ी का काम करेगा, जो आदमी लाशें उठाने का काम करेगा, इन कामों को गंदा समझा जाएगा, तो इन लोगों को दबाया जाने लगेगा। और इसके बाद जो भी आदमी कोई काम करता है उसके बच्चे थोड़ा बहुत वो काम सीख लेते हैं। और इसके बाद एक और बड़ी खास वजह, कोई भी आदमी जो किसी हायर कास्ट में होगा, जो हायर वर्ण में होगा, वो कभी नहीं चाहेगा कि उसका बच्चा ये मैनुअल वाले काम करे और वो गरीब रह जाए। तो ऐसी कई सारी वजहों की वजह से 700 AD तक आते आते होने ये लगा कि कास्ट सिस्टम थोड़ा सा रिजिड होने लग गया। तो अब हम देखते हैं कि 700 AD से लेके 1200 AD तक के बीच में क्या क्या चेंजेस आए इन अलग अलग नज़र के लिहाज से। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि पहले एक सिविलाइजेशन के अंदर ही साम्राज्य बनते थे और टूटते थे। एक सिविलाइजेशन के लोग दूसरी सिविलाइजेशन में थोड़ा सा कम आते जाते थे। 700 AD के आसपास तक होने ये लगा कि दुनिया में हर जगह इंसान बसते चले गए और सिविलाइजेशंस बड़ी होती चली गईं। तो अब सिविलाइजेशन क्रॉस करने लगी एक दूसरे से, एक सिविलाइजेशन के साम्राज्य दूसरी सिविलाइजेशन में आने लगे। और इस टाइम पे हमारी इंडियन सिविलाइजेशन में बहुत सारे सिविलाइजेशन से लोग आते रहे और ये थी एज ऑफ कॉन्क्वेस्ट। यानी कि ये जो टाइम था, इस टाइम में लड़ाई झगड़े बहुत हुए, मार काट बहुत हुई, बहुत खून खराबा हुआ। और सिर्फ हमारी सिविलाइजेशन में नहीं, ये पूरी दुनिया में हो रहा था। अगर इतिहास की नज़र से देखा जाए तो इस टाइम को डार्क एजेस कहा जाता है। और सिर्फ इंडियन सिविलाइजेशन के लिए नहीं, पूरे हिस्ट्री के तौर पे इस टाइम को डार्क एजेस कहा जाता है कि इंसानों का जो कॉन्शियसनेस है थोड़ा कुछ ज़्यादा ही कम हो गया था इस टाइम के आसपास। अब ज़रा देखते हैं साम्राज्यों के लिहाज से इस टाइम में क्या क्या हुआ। साम्राज्यों के लिहाज से कई नए नए साम्राज्य बने इंडिया के अलग अलग कोनों में, इंडियन सिविलाइजेशन में। अगर धर्म के लिहाज से देखें तो इस टाइम पे हुआ ये कि हिंदुइज्म पूरी तरीके से अच्छे से इवॉल्व हो चुका था। तमाम उपनिषद लिखे जा चुके थे, तमाम पुराण लिखे गए इस टाइम के दौरान, कई सारे और भी टेक्स्ट लिखे गए। और इंडियन सिविलाइजेशन में जो लोकल गॉड्स थे
उन लोकल गॉड्स से भी माइथोलॉजीज मिलती चली गई और हिंदुइज्म अच्छे तरीके से इवॉल्व कर गया एक रिलीजन के तौर पे, और ये थ्रेड ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन बन चुका था। यानी कि पूरी इंडियन सिविलाइजेशन में एक ऐसा धागा था जो पूरी इंडियन सिविलाइजेशन को जोड़ता था। और इस टाइम के आसपास एक और खास चीज हुई कि इंडियन सिविलाइजेशन में दूसरे धर्म भी आए, जैसे कि इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, ज़ोरोएस्ट्रियन, ऐसे धर्मों का भी अराइवल हुआ इंडिया में। और अगर आप समाज की नज़र से देखें तो समाज में होने ये लगा कि जो कास्ट सिस्टम था ये रिजिड हो चुका था इस टाइम के आसपास तक आते आते। और रिजिड कास्ट सिस्टम का मतलब ये कि डिवीजन बाय वर्क नहीं, डिवीजन बाय बर्थ होगा। यानी कि अब कोई भी बच्चा जो पैदा होगा जिस परिवार में, वो बच्चा अब उसी कास्ट का होगा, उसको वही काम करना है। तो अगर कोई ब्राह्मण परिवार में पैदा हो गया तो अपने आप वो ब्राह्मण है, उसका दिमाग तेज हो चाहे ना हो, नॉलेज में कैसा भी हो, वो ब्राह्मण है और जिंदगी भर ब्राह्मण होने के फायदे उठाएगा। जो आदमी क्षत्रिय है, जो क्षत्रिय परिवार में पैदा हो गया, वो बाय डिफॉल्ट क्षत्रिय है और जिंदगी भर क्षत्रिय रहेगा। जो आदमी शूद्र परिवार में पैदा हुआ वो जिंदगी भर अब शूद्र ही रहेगा। अगर कोई आदमी नालियां साफ कर रहा है तो उसका जो बच्चा होगा, उसका बच्चा कितना भी तेज क्यों ना हो दिमाग का, उसे नालियां ही साफ करनी पड़ेंगी, वो कोई और काम नहीं कर सकता है। तो ये चीज़ होना शुरू हुई हमारे समाज में। और ये जब रिजिड कास्ट सिस्टम हुआ तो इसका काफ़ी बुरा असर पड़ा हमारे भारतीय समाज पे। क्यों ऐसा? इसलिए क्योंकि किसी भी समाज में या किसी भी इंस्टीट्यूशन में अगर आप ऐसा कर दीजिए कि जो आदमी काम कर रहे हैं उनके बच्चे भी वही काम करेंगे, तो वो समाज, वो इंस्टीट्यूशंस कमज़ोर होते जाते हैं। अब जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ, आप समझने की कोशिश करिएगा। हमारी जो क्रिकेट टीम है, हमारी क्रिकेट टीम में अभी पूरे सिविलाइजेशन से, पूरे देश से बेस्ट टैलेंट चुन कर आते हैं, तब जाके हमारी क्रिकेट टीम बनती है और एक से एक प्लेयर्स हैं। अगर ऐसा बन जाए, कानून कुछ बन जाए कि जो क्रिकेट टीम है हमारी, इन क्रिकेटर्स के बच्चे ही क्रिकेट खेलेंगे, बाकी पूरे देश के लोग क्रिकेट नहीं खेल सकते, सिर्फ क्रिकेटरों के बच्चे ही क्रिकेटर होंगे। और इसी तरीके से ये चीज़ अगर 4-5 पीढ़ियों तक चल जाए, फिर जो क्रिकेट टीम बनेगी उसमें नो डाउट अच्छे प्लेयर्स निकलेंगे, लेकिन वो क्रिकेट टीम इतनी स्ट्रांग कभी नहीं हो सकती जो क्रिकेट टीम अभी के टाइम की है, जो पूरे देश के बेस्ट टैलेंट से मिलके बनी है। तो यही चीज़ होती है किसी भी चीज़ में। अगर आप देश में जितने भी सिंगर हैं, अगर आप ये कानून ले आइए कि सिर्फ सिंगरों के बच्चे ही सिंगर बनेंगे, तो जो सिंगरों की क्वालिटी है 2-3 पीढ़ियों के बाद वो बहुत डाउन हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारा जो इंडियन सिविलाइजेशन का समाज था, ये समाज थोड़ा कमज़ोर होता चला गया। और इसके बाद इस टाइम के आसपास जो मैं कह रहा हूँ डार्क एजेस ये थी इंसानियत के लिए पूरी दुनिया में, उसका एक इफ़ेक्ट ये था कि डेविएशन ऑफ सोसाइटी फ्रॉम द रिलीजन। हम एक समाज के तौर पे हम धर्म से दूर होते चले गए। अब इसका क्या मतलब? जो चीज़ें हमारे धर्म में कही गई, हमने उन चीज़ों को मानना छोड़ दिया एक तरीके से। अब जैसे धर्म में तमाम तरह की जो बातें कही गई कि सब लोगों को पढ़ाया जाएगा, सब लोगों को साधना करनी है, आप 25 साल की उम्र तक पढ़ाई करिए, अगले 25 साल आप काम करिए, गृहस्थ आश्रम में रहिए, 50 साल की उम्र में आप सब कुछ त्याग कर दीजिए और जंगलों में जाके साधना करिए। ये सब तमाम चीज़ें जो धर्मों में बताई थी, ये लोगों ने करना छोड़ दिया। ऐसा नहीं होता था फिर कि सबको पढ़ाया जाता था, सबको आगे बढ़ने का मौका मिलता था, या 50 साल की उम्र होने के बाद लोग अपने घर बार को त्याग के फिर साधना करने लग जाते थे। ऐसा होना बंद हो गया। तो जो हमारे धर्म में कही गई चीज़ें, जो साधना के तरीके, मेडिटेशन के फॉर्म्स, ये सब बंद हो गया और हम करने वो लगे जो हमारे धर्म में नहीं बताया गया था। तो हमारा समाज हमारे धर्म से अलग होता चला गया। और इसका एग्जाम्पल देता हूँ, आप समझने की कोशिश करिएगा। हमारे धर्म में कहीं पे भी ये नहीं कहा गया कि जो लोअर कास्ट के लोग हैं आप उनको अछूत कहो या आप उनको अधिकार उनसे छीन लो, लेकिन ऐसा होने लग गया। हमारे धर्मों में कभी ये नहीं कहा गया कि औरतों को कोई अधिकार नहीं मिलेगा, औरतों को पढ़ाया नहीं जाएगा, औरतों को दबा के रखा जाएगा, लेकिन ऐसा होने लग गया।
हमारे धर्मों में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि किसी औरत का पति अगर मर जाए तो औरत को जिंदा जला दो, लेकिन ऐसा होने लग गया। हमने औरतों को जिंदा जलाना शुरू कर दिया। कहीं पे भी धर्मों में नहीं लिखा कि दहेज लिया जाएगा औरतों से, लेकिन औरतों से, उनके परिवारों से दहेज लेना शुरू हो गया। तो इसी तरीके से कई तमाम चीज़ें थी कि जो चीज़ें हमारे धर्म में नहीं कही गई, लेकिन हम समाज के तौर पे वो चीज़ें मानने लग गए। तो हम समाज के तौर पे धर्म से बहुत अलग हो गए। हमारा धर्म कभी भी ये नहीं कहता कि प्यार करना गुनाह है, मोहब्बत करना गुनाह है। हमारे वेदों में तो 8 तरह की शादियाँ बताई गई, 8 तरह की शादियाँ, लेकिन हम समाज के तौर पे हम प्यार मोहब्बत को हमने एक पाप मान लिया कि अगर आपने प्यार कर लिया और आप शादी करना चाहो किसी से तो आपको जान से मार दिया जाएगा। और अगर ऐसा है कि आप किसी और जाति में शादी करना चाहो या अपने से किसी हायर जाति में शादी करना चाहो तब तो आपको पक्का जान से मार दिया जाएगा। तो ये चीज़ें, हमारा समाज हमारे धर्म से दूर होता चला गया इस टाइम के आसपास। तो ये बेसिकली एक हल्का सा आइडिया था। आपको आगे आने वाले चैप्टर्स में ये चीज़ें जब पता होंगी तो आपको बेहतर आइडिया रहेगा। तो अब यहाँ से हम शुरू करते हैं ये चैप्टर। तो इस चैप्टर में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे इमर्जेंस ऑफ न्यू डायनेस्टीज एंड किंगडम्स, यानी कि किस तरीके से नए राजवंशों का उदय हुआ, नए साम्राज्य बने। और इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे गुज्जर प्रतिहारास के बारे में, राष्ट्रकूटास के बारे में और चौहान्स के बारे में। वैसे तो कई सारे साम्राज्य रहे, कुछ साम्राज्य हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि किस तरीके से युद्ध होते थे वेल्थ के लिए, धन संपत्ति के लिए। और इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे महमूद गजनी और मोहम्मद गोरी के इन्वेजन्स के बारे में। इसके बाद हम देखेंगे कि नए तरीके कौन से थे कि एक नया साम्राज्य शुरू होता था और इन साम्राज्यों का एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि राजकाज कैसा होता था। अ क्लोजर लुक में हम बात करेंगे चोला डायनेस्टी की, जो साउथ इंडिया के जो सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक साम्राज्य था, चोला एम्पायर। हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और एल्सवेयर सेक्शन में हम बात करेंगे चाइना की टैंग डायनेस्टी के बारे में। तो हमारा सबसे पहला मुद्दा उठता है द इमर्जेंस ऑफ न्यू डायनेस्टीज। इमर्ज होने का मतलब उदय होना और डायनेस्टी का मतलब राजवंश। By 7th century, there were big landlords or warrior chiefs in different regions of the subcontinent. Existing kings often acknowledged them as their subordinates or samantas. लैंडलॉर्ड का मतलब होता है जमींदार, यानी कि एक बहुत बड़ी जमीन के मालिक आप हो और उस जमीन से सारा टैक्स आपके पास आएगा। तो हमारे सिविलाइजेशन में जगह जगह पे ऐसे बड़े बड़े लैंडलॉर्ड या जमींदार थे, या ऐसे वॉरियर चीफ्स भी आप उनको कह सकते हैं। ये सिस्टम मैं आपको समझा चुका हूँ। जैसे ये एक इलाका है, ये इस इलाके का जमींदार या वॉरियर चीफ है, ये दूसरे इलाके का वॉरियर चीफ है। और जब कोई तीसरे इलाके का आदमी इन लोगों को अपने अंडर कर लेता था तो इस तरीके से साम्राज्य बनता था। तो वही बात कही गई है कि जो एग्जिस्टिंग किंग्स हैं, ये जो राजा है, ये इन छोटे लेवल के जो राजा होते थे या छोटे लेवल के जो जमींदार या वॉरियर चीफ होते थे, इनको कहा जाता था सामंत। और ये बड़े लेवल का जो राजा था, इसे प्रॉपर तौर पे राजा माना जाता था। Samantas were expected to bring gifts for their kings and be present at their courts and provide them with military assistance. अब ये जो सामंत होते थे, इन सामंतों का क्या काम क्या था कि इनसे ये उम्मीद करी जाती थी कि ये राजा के लिए गिफ्ट लेकर आएंगे और राजा का जो राज दरबार होगा, इनके राज दरबार में हमेशा ये प्रेजेंट रहेंगे। और राजा को जब कभी सेना की जरूरत पड़ेगी इस राजा को, तो ये टैक्स तो देंगे ही राजा को, लेकिन टैक्स के साथ साथ ये अपनी आर्मी भी देंगे, ये अपनी सेना भी देंगे राजा को। तो ये मिलिट्री सपोर्ट भी प्रोवाइड करेंगे राजा को। तो ये सामंतों का बेसिकली ये 3 काम होते थे और इस तरीके से सामंत राजा के अंडर आते थे। As Samantas gained power and wealth, they declared themselves to be महासामंता महामंडलेश्वर। अब होता ये था कि मान लीजिए कोई सामंत है, ये सामंत अगर इसके पास बहुत पैसा आ गया, बहुत पावर आ गई, तो ये दिखाने के लिए कि मेरे पास बहुत पैसा है और मैं बहुत अच्छी आर्मी है मेरे पास और मैं बहुत इन्फ्लुएंशियल और बहुत पावरफुल आदमी हूँ, तो वो अपने आप को ऐसे टाइटल्स देते थे
वो अपने आप को महासामंत कहते थे, यानी कि मैं सामंत हूं लेकिन मैं महासामंत हूं, एक बहुत बड़े लेवल पे हूं, या फिर महामंडलेश्वर। तो इस तरीके के टाइटल वो सामंत खुद को दिया करते थे कि जब वो पावरफुल हो जाते थे, ये दिखाने के लिए। Sometimes they asserted their independence from their overlords, such as Danti Durg of Rashtrakutas in the Deccan declared independence from the Chalukyan Empire of Karnataka. अब एक और चीज़ होती थी, मान लीजिए किसी सामंत के पास बहुत पैसा आने लग जाए, उसकी आर्मी बहुत पावरफुल हो जाए, तो अब जब वो इतना पावरफुल है तो वो किसी और के अंडर क्यों रहेगा। तो कई बार ऐसा होता था कि कोई अगर सामंत है वो बहुत पावरफुल हो जाता था तो वो बगावत कर देता था, वो इस राजा को साफ तौर पे इनकार कर देता था कि मैं अब तुम्हारे साम्राज्य का हिस्सा नहीं हूँ, मैं अब तुम्हें टैक्स नहीं दूंगा, जो टैक्स आएगा वो टैक्स मैं खुद रखूंगा, तुम्हें कुछ नहीं दूंगा, और आर्मी भी मैं तुम्हें नहीं दूंगा, ये मेरा अपना अलग साम्राज्य है अब। तो इस तरीके से जो सामंत पावरफुल हो जाते थे वो कई बार बगावत करके अपना अलग राज्य शुरू कर देते थे। और ऐसा ही एक एग्जाम्पल दिया गया है कि जो इंडिया का डेक्कन वाला एरिया है, उस डेक्कन वाले एरिया में, यानी कि कर्नाटक के आसपास का जो एरिया था, वहाँ पे उस ज़माने में एक बहुत बड़ा साम्राज्य था, बहुत प्रॉस्पेरस साम्राज्य था, चालुक्यन साम्राज्य। उस चालुक्यन साम्राज्य के अंडर, अब जैसे कई सारे सामंत होते हैं, ऐसे वंश होते हैं, ऐसा ही एक वंश था राष्ट्रकूटास का, जो चालुक्यन साम्राज्य के अंडर आता था। तो इस राष्ट्रकूटा वंश के एक बहुत बड़े राजा थे जिनका नाम था दांति दुर्ग। इनके पास, अब ये सामंत थे और इनके पास बहुत पावर आ गई, बहुत अच्छी आर्मी बना ली इन्होंने, और ये बहुत बहादुर थे, बहुत अच्छा लड़ाई करते थे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने उस चालुक्यन साम्राज्य से बगावत कर दी कि अब हम आपके अंडर नहीं रहेंगे, हमारा अलग साम्राज्य होगा। तो अब दांति दुर्ग की थोड़ी सी कहानी का एक हल्का सा इंट्रोडक्शन लेते हैं। वैसे ये सब जितने भी राजा, जितने भी इस चैप्टर में हम राजाओं का जिक्र करेंगे, ये सब एक से गजब गजब राजा हुए, इनकी अपनी अपनी जिंदगी की एक से कहानियां हैं। लेकिन वही चीज़ है कि हम डिस्क्राइब ज़्यादा नहीं कर सकते, हमें चैप्टर बहुत छोटा रखना है। तो अब एक बस छोटा सा इंस्टेंस लेते हैं इनकी लाइफ से। इन द मिड 8th century, Danti Durg, a Rashtrakuta chief, overthrew his Chalukyan overlord and performed the ritual called Hiranyagarbh to become a king. तो अब मिड 8th century में, मिड 8th century का क्या मतलब कि जब ये 8th century खत्म होगी तो 800 AD का टाइम आएगा। तो अभी क्या चल रहा है, मिड 8th century, यानी कि अभी हम बात कर रहे हैं जिस टाइम की, वो 750 AD के आसपास का टाइम है। तो इस टाइम के आसपास दांति दुर्ग एक राष्ट्रकूटा चीफ थे। राष्ट्रकूटा ये जो राजवंश था उसके एक चीफ थे। इन्होंने अपने चालुक्यन ओवरलॉर्ड से लड़ाई करी और इनको ओवरथ्रो कर दिया, यानी कि इनको लड़ाई करके इनको हरा दिया और ये राजा बन गए दांति दुर्ग। लेकिन अब दांति दुर्ग के राजा बनने के रास्ते में एक दिक्कत थी। दिक्कत ये थी कि दांति दुर्ग जो थे ये ब्राह्मण परिवार से आते थे और राजा बनने का जितना भी राजकाज वाला काम था ये क्षत्रिय लोगों का था। तो अब दिक्कत ये थी कि ये ब्राह्मण हैं, राजा बनने के लिए इनको क्षत्रिय बनना पड़ेगा। तो इन्होंने क्या किया, एक रिचुअल होता है, एक धार्मिक अनुष्ठान होता है जिसका नाम है हिरण्यगर्भ। इन्होंने ये धार्मिक अनुष्ठान किया और ये धार्मिक अनुष्ठान करने के बाद ये क्षत्रिय वर्ण में आ गए और क्षत्रिय वर्ण में आने की वजह से फिर ये राजा बन गए। तो इस तरीके से दांति दुर्ग ने अपना एक अलग साम्राज्य शुरू किया। अब ये जो रिचुअल था हिरण्यगर्भ, इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। हिरण्यगर्भ को इंग्लिश में कहा जाता है द गोल्डन वूम्ब, यानी कि स्वर्णिम वूम्ब। वूम्ब का मतलब होता है कोख। जब बच्चा अपने माँ के पेट में होता है तो वो जो ऑर्गन, जिस ऑर्गन में वो बच्चा कंटेन्ड होता है, उस ऑर्गन को कहा जाता है वूम्ब, यानी कि कोख। तो अब हिरण्यगर्भ ये बेसिकली था क्या, दिस रिचुअल वाज थॉट टू लीड टू द रीबर्थ ऑफ द सैक्रिफाइसर एज अ क्षत्रिय इवन इफ ही वाज नॉट अ क्षत्रिय बाय बर्थ। तो अब ये जो रिचुअल था, इस रिचुअल में कुछ धार्मिक अनुष्ठान किया जाता था और बलि चढ़ाई जाती थी। तो सैक्रिफाइसर का मतलब ये है कि जो यजमान है,
जो आदमी बलि चढ़ाएगा और जिसकी तरफ से पूजा करी जाएगी। तो हिरण्यगर्भ ये एक धार्मिक अनुष्ठान था कि इसमें जो बलि चढ़ाएगा और जो ये सैक्रिफाइस करेगा, उस आदमी को मान लिया जाता था कि उसका रीबर्थ हुआ है, वो उसका दोबारा जन्म हुआ है और अब की बार उसका जन्म हुआ है क्षत्रिय वर्ण में। तो ये रिचुअल जो भी अगर आदमी कर ले, तो वो अगर क्षत्रिय वर्ण में पैदा नहीं हुआ है फिर भी उसे क्षत्रिय मान लिया जाता था। तो ये एक रिचुअल था। और यहाँ से आपके दिमाग में एक चीज़ ये आ सकती है कि अगर ये रिचुअल कोई भी आदमी कर ले तो वो क्षत्रिय बन सकता है। ऐसा नहीं था। ये जो दांती दुर्ग की बात है, इन्होंने ये रिचुअल कर लिया और क्षत्रिय बन गए, ये अलग चीज़ है। लेकिन अगर कोई निचली जाति का कोई आदमी हो, कोई अगर शूद्र हो और वो शूद्र चाहे कि वो ये धार्मिक अनुष्ठान कर ले और एक जानवर की बलि चढ़ा दे और वो क्षत्रिय बन जाए, ऐसा नहीं हो सकता था। और ये धार्मिक अनुष्ठान कराना तो छोड़ दीजिए, उस टाइम पे हालात ये थे, उस ज़माने की अगर बात करें तो हालात ये थे कि अगर लोअर कास्ट का या कोई शूद्र अगर कोई मंत्र सुन लेता है गलती से भी, उन लोगों को मंदिर में जाना अलाउड नहीं था। उन लोगों को कहा जाता था कि आप दूषित हो, अगर आप मंदिर में जाओगे तो हमारे मंदिर दूषित हो जाएंगे, भगवान दूषित हो जाएंगे। और अगर कोई शूद्र कोई मंत्र पड़ जाता था उस शूद्र के कान में, तो उसके कान में शीशा पिघला के डाल दिया जाता था कि उस शूद्र का कान भी फट जाए और वो पागल भी हो जाए। और अगर कोई शूद्र गलती से ऐसा कर दे कि वो कोई मंत्र बोल दे, तो उस शूद्र की जबान काट ली जाती थी कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने कोई मंत्र बोल दिया। तो ऐसा होता था। तो ऐसा ये आप नहीं कह सकते कि कोई भी आदमी ये हिरण्यगर्भ करके क्षत्रिय बन सकता है। ऐसा लोअर कास्ट के लोगों के लिए अलाउड नहीं था। अब आगे देखते हैं। तो ये तो हमने तरीका ये देखा कि बगावत करके आप नया साम्राज्य शुरू कर सकते हो। इन अदर केसेस मेन विद मिलिट्री स्किल्स कार्व्ड आउट किंगडम्स। और बाकी केसेस में ऐसा क्या होता था, जिन लोगों के पास मिलिट्री स्किल्स हैं, यानी कि जो लोग बहुत अच्छे योद्धा हैं, वो लोग अपने अलग किंगडम्स बना सकते थे। अब उस ज़माने में ऐसा था कि बहुत कम कम जगह इंसान रहते थे, बहुत बड़ी बड़ी जगहें जंगल हुआ करती थी। तो ऐसे लोग जो सेना में अच्छे हैं, जो उनको लड़ाई झगड़ा अच्छे से आता है, जिनको सेना को लीड करना अच्छे से आता है, तो ये लोग किसी बड़े एरिया को साफ करके वहाँ पे गांव बसा सकते थे और अपना साम्राज्य बना सकते थे। तो इस तरीके से भी कई सारे साम्राज्यों की स्थापना हुई। सच एज कदम्ब मयूर शर्मन एंड गुज्जर प्रतिहारा हरिश्चंद्रा वर ब्राह्मण्स हु गेव अप देयर ट्रेडिशनल प्रोफेशंस एंड टुक अप आर्म्स एस्टेब्लिशिंग किंगडम्स इन कर्नाटका एंड राजस्थान रिस्पेक्टिवली। ऐसे ही बहुत बड़े बड़े और बहुत गजब के मिलिट्री स्किल्स वाले लोग रहे, जैसे कि कदम्ब मयूर शर्मन और गुज्जर प्रतिहारा हरिश्चंद्रा। ऐसे लोगों ने भी ऐसे अपने ये लोग भी ब्राह्मण थे और इन्होंने अपना ट्रेडिशनल प्रोफेशन छोड़ के हथियार उठा लिए और ये क्षत्रिय बन गए। और इन लोगों ने अपने बड़े बड़े साम्राज्य बनाए कर्नाटक और राजस्थान में। कदम्ब मयूर शर्मन का जो साम्राज्य था ये कर्नाटक के आसपास था और गुज्जर प्रतिहाराज ये जो थे इनका राजवंश ये राजस्थान के आसपास था। अब हमारा अगला टॉपिक है वॉरफेयर फॉर वेल्थ, यानी कि युद्ध करना, लड़ाई करना धन संपत्ति के लिए। अब लड़ाई करने का जितने भी साम्राज्य एक दूसरे से लड़ाई करते थे, उनकी कोई ऐसी ज्यादती दुश्मनी नहीं होती थी कि हमें इस राजवंश से ज्यादती दुश्मनी है तो हम इनसे लड़ेंगे। ये सब लड़ाइयाँ सिर्फ पैसे रुपए की खातिर होती थी कि हमारा साम्राज्य बढ़े तो हमारे पास पैसा आए। For centuries, rulers belonging to Gujjar Pratihara, Rashtrakuta and Pala dynasties fought for control over Kannauj. This is often described as tripartite struggle. तो अब ये 700 AD से लेके 1200 AD तक के बीच में हमारे इंडिया के नॉर्थ के हिस्से में 3 बहुत बड़े साम्राज्य रहे। और ये साम्राज्य थे, एक तो थे गुज्जर प्रतिहारा का साम्राज्य, एक राष्ट्रकूता का साम्राज्य और तीसरा था पालास का साम्राज्य। यानी कि ये 3 अलग अलग राजवंश थे और इनके साम्राज्य बहुत बड़े और बहुत प्रॉस्पेरस साम्राज्य थे। और इन 500 सालों के दौरान ये साम्राज्य आपस में लड़ाई करते रहे कन्नौज के लिए। कन्नौज उस टाइम का एक बहुत प्रॉस्पेरस मतलब सिटी हुआ करती थी, बहुत प्रॉस्पेरस इलाका हुआ करता था। तो तीनों साम्राज्य चाहते थे कि कन्नौज उनके अंडर रहे।
तो कभी ऐसा होता था कि गुज्जर प्रतिहारा जो राजवंश था ये लोग कन्नौज को अपने अंडर कर लेते थे। कुछ सालों के बाद ऐसा होता था कि राष्ट्रकूटास जो थे ये गुज्जर प्रतिहारा से लड़ाई करते थे और कन्नौज अपने अंडर कर लेते थे। फिर कभी जो पाला राजवंश था ये कन्नौज पर अटैक करके कन्नौज को अपने अंडर कर लेते थे। तो इस तरीके से 500 सालों के दौरान ये तीनों राजवंश आपस में लड़ाई करते रहे कन्नौज के लिए। और इस चीज़ को नॉर्थ इंडिया में जो लड़ाई चल रही थी साम्राज्यों की, इस चीज़ को कहते हैं ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल, यानी कि 3 लोग आपस में लड़ रहे हैं किसी एक राज्य के लिए। Rulers also tried to demonstrate their power and resources by building large temples. So when they attacked one another's kingdoms, they often chose to target temples which were sometimes extremely rich. तो अब होता ये था कि कोई भी साम्राज्य है, उस साम्राज्य का जो राजा है उसके पास जब बहुत पावर हो जाती थी, बहुत बड़ी आर्मी और बहुत अच्छे रिसोर्सेज और बहुत धन संपत्ति हो जाती थी, तो वो राजा बड़े बड़े मंदिर बनवाते थे। ये जो मंदिर होते थे ये मंदिर बेसिकली इस चीज़ का एक निशानी होते थे कि हमारा साम्राज्य कितना प्रॉस्पेरस है, कितना संपन्न है, और हमारे साम्राज्य में कितने अच्छे कारीगर हैं, हम कितनी अच्छी आर्ट बना सकते हैं, हम कितनी मेहनत कर सकते हैं और हम कितने प्रॉस्पेरस हैं। बेसिकली ये दिखाने के लिए वो बड़े बड़े मंदिर बनवाते थे। अब उस ज़माने में जो लोगों के घर हैं, लोगों के घर कच्चे हुआ करते थे, मिट्टी के घर होते थे, लकड़ी के घर होते थे, लेकिन जो मंदिर बनवाते थे वो मंदिर में अपनी पूरी जान झोंक देते थे और मंदिरों को इतना भव्य बनाते थे कि आपकी आंखें खुली रह जाएंगी कि कितना बड़ा, कितना गजब मंदिर है ये। और इन मंदिरों में वो साज सज्जा के लिए सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात बिल्कुल जड़ देते थे इन मंदिरों में। तो अब होता ये था कि जब एक साम्राज्य दूसरे साम्राज्य पे हमला करता था तो इन मंदिरों को ज़रूर टारगेट किया जाता था। और इन मंदिरों की खास चीज़ ये थी कि ये एक्सट्रीमली रिच होते थे, यानी कि ये मंदिर बहुत खजाना होता था इन मंदिरों में। पहली बात तो ये सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात जड़े होते थे, सोने की मूर्तियाँ हुआ करती थी। और इसके अलावा जितने पूरे राज्य से जितना भी चढ़ावा आता था, सोने चांदी का चढ़ावा, वो इकट्ठा किया जाता था इन मंदिरों में। तो जब एक साम्राज्य दूसरे साम्राज्य पे हमला करता था तो इन मंदिरों को ज़रूर लूटा जाता था, तोड़ फोड़ के देखा जाता था कि और कहाँ कहाँ खजाना लग रखा है और कहाँ कहाँ से हम हीरे जवाहरात निकाल सकते हैं। तो मंदिरों को बहुत नुकसान पहुँचाया जाता था पहले के टाइम में। अब ये जो सोना चांदी है, संपत्ति है, ये चाहिए क्यों होती थी? सबसे पहली चीज़ तो जो सोना चांदी संपत्ति चाहिए होती थी एम्पायर की प्रॉस्पेरिटी के लिए कि संपन्न बने, और इसके बाद जितना पैसा आपके पास होगा आप उतनी ही बड़ी सेना रख सकते हो, और जितनी बड़ी आपके पास सेना होगी उतना ज़्यादा चांस है कि आप किसी दूसरे साम्राज्य को हरा पाओगे, और जब आप दूसरे साम्राज्य को हराओगे तो आपके पास और पैसा मिलेगा। तो ये एक साइकिल है, आपके पास पैसा होगा तो आर्मी बनेगी, तो आप जीतोगे तब और पैसा आएगा। तो ये साइकिल चलती रहती थी हमेशा, और इस पैसे की खातिर लोग दूसरे सिविलाइजेशंस में जाते थे लड़ाई करने के लिए, लूटपाट करने के लिए। और हमारी सिविलाइजेशन में बेसिकली कई सारे इन्वेजन्स हुए हैं इस पैसे रुपए की खातिर, यानी कि दूसरी सिविलाइजेशन से लोग आए हैं, हमारी सिविलाइजेशन में लूटपाट करी है, सोना चांदी सब लूटा है और वापस चले गए हैं अपनी सिविलाइजेशन में। और इसी सिलसिले में जो सबसे पहला जो नाम शुरुआत जहाँ से हुई थी वो शुरुआत हुई थी, वन सच एग्जाम्पल ऑफ सच रूलर इज सुल्तान महमूद ऑफ गजनी, हु रूल्ड ओवर पार्ट्स ऑफ सेंट्रल एशिया एंड ईरान। He raided the subcontinent almost every year and targeted the wealthy temples including that of Somnath, Gujarat, and took away the riches. He created a splendid capital city at Ghazni. तो कई सारे इन्वेजन्स हमारी इंडियन सिविलाइजेशन में हो चुके हैं। जो सबसे पहला जो इन्वेजन था वो किया था सुल्तान महमूद ऑफ गजनी ने। अब ये सुल्तान महमूद ऑफ गजनी ये आदमी था कौन? ये राजा था गजनविद एम्पायर का, यानी कि एक गजनविद साम्राज्य का राजा था। और ये गजनविद साम्राज्य कहाँ था? सेंट्रल एशिया और ईरान में, यानी कि सेंट्रल एशिया और ईरान के साम्राज्य का, सोचिए इतनी दूर के साम्राज्य का आदमी ये हमारे इंडियन सिविलाइजेशन में आया, और एक बार नहीं
ये करीब 17 बार, कहा जाता है कि 17 बार हमारी इंडियन सिविलाइजेशन में आया। अफगानिस्तान होते हुए, पाकिस्तान होते हुए ये जाता था गुजरात में। गुजरात में जो सोमनाथ मंदिर है, उस टाइम पे सोमनाथ मंदिर बहुत अमीर मंदिर हुआ करता था, सोने चांदी का भंडार हुआ करता था। तो महमूद ऑफ गजनी जाता था सोमनाथ टेम्पल, वहाँ लूटपाट करता था, सोना चांदी लूट के वापस जाता था अपने साम्राज्य में। और इस तरीके से करीब 17 बार कहा जाता है कि हमारे इंडियन सिविलाइजेशन में आके इसने लूटपाट करी है। तो ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल था कि सिर्फ लूटपाट करने के लिए लोग इधर उधर जा रहे हैं दूसरे सिविलाइजेशंस में। तो हम बात कर रहे हैं हमारी इंडियन सिविलाइजेशन के जो बहुत बड़े बड़े साम्राज्य हुए और राजवंश हुए उनके बारे में। तो हमने कई सारे राजवंशों के बारे में डिस्कस किया, पालाज, राष्ट्रकूताज, गुज्जर प्रतिहाराज। अब हम डिस्कस करते हैं एक और बहुत खास राजवंश के बारे में जो थे चौहान राजवंश। अदर इंपॉर्टेंट रूलर्स वर चौहान्स who ruled over Delhi and Ajmer. The best known Chauhan ruler was Prithviraj III, who defeated an Afghan ruler named Sultan Muhammad Ghori in 1191 but lost to him the very next year in 1192. तो अब यहाँ हमारी इंडियन सिविलाइजेशन के नॉर्थ वाले हिस्से में राज था उस टाइम पे चौहान राजवंश का। और चौहान राजवंश के भी एक से कई सारे राजा हुए। अब हम सब राजाओं के बारे में डिस्कस नहीं कर सकते, हम सिर्फ एक राजा के बारे में डिस्कस करेंगे जिनका नाम था पृथ्वीराज चौहान। अब पृथ्वीराज चौहान गजब के राजा थे, इनकी ज़िंदगी की कई सारे किस्से कहानियां हैं, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ एक इंसिडेंट यहाँ डिस्कस करेंगे इनकी ज़िंदगी का, क्योंकि इस इंसिडेंट ने इंडियन हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा मार्क छोड़ा था। तो अब हुआ ये था कि 1191 में एक अफगान राजा था, अफगानिस्तान का राजा जिसका नाम था सुल्तान मोहम्मद गोरी। इसने हमला किया पृथ्वीराज चौहान के साम्राज्य पे और ये लड़ाई वो हार गया। बहुत बड़ा युद्ध चला और उस युद्ध में वो हार गया और अपनी जान बचा के भाग गया, जिससे कि वो मर ना जाए। वो भाग के गया अफगानिस्तान और अगले साल वो वापस लौट के आया और बड़ी सेना लेकर आया और अब की बार फिर से लड़ाई हुई 1192 में, जिस लड़ाई को कहते हैं बैटल ऑफ तरेन। और अब की बार उसकी किस्मत अच्छी रही और वो जीत गया। तो अब पृथ्वीराज चौहान का जितना भी साम्राज्य था वो साम्राज्य मोहम्मद गोरी ने जीत लिया। अब मोहम्मद गोरी ने ये साम्राज्य जीतने के बाद किया क्या? Muhammad Ghori never ruled the kingdom he got. He went back to his empire in Afghanistan and Iran. He appointed his slave Qutubuddin Aibak as the ruler of Delhi. This led to the start of Delhi Sultans or slave dynasty. तो अब मोहम्मद गोरी इंडियन सिविलाइजेशन में अटैक करता है और एक साम्राज्य जीत लेता है। इस साम्राज्य पे देखा जाए तो वो राज कर सकता था यहीं रुक के, लेकिन वो उसने ऐसा किया नहीं। उसने यहाँ से सोना और चांदी लूटा और वापस चला गया अपने साम्राज्य में। और इस साम्राज्य पे शासन करने के लिए उसने क्या किया, उसका एक स्लेव था, स्लेव यानी कि गुलाम, और उस गुलाम का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को इस साम्राज्य का शासन दे दिया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का राजा बन गया। अब ये चौहान साम्राज्य जो था ये दिल्ली और दिल्ली के आसपास के इलाके का साम्राज्य था। तो ये साम्राज्य दिल्ली और दिल्ली के आसपास का एरिया का राजा बन गया कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक से फिर ये दिल्ली सुल्तान्स का एक नया राजवंश शुरू हुआ जिसको स्लेव डायनेस्टी भी कहते हैं, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक एक स्लेव था, एक गुलाम था, इस वजह से कुतुबुद्दीन ऐबक की डायनेस्टी को स्लेव डायनेस्टी कहा गया। अब आपके दिमाग में एक चीज़ ये अगर आए कि ये सुल्तान मोहम्मद गोरी ये जब ये साम्राज्य जीत गया था तो इसने राज क्यों नहीं किया, इसने कुतुबुद्दीन ऐबक को क्यों राजकाज सौंप दिया, अपने गुलाम को क्यों सौंप दिया? इसको बेसिकली मोहम्मद गोरी को सिर्फ पैसा चाहिए था। इसने यहाँ से पैसा लूटा और वापस चला गया अपने देश में। और उस पैसे का इसको करना क्या था? मैं आपको बता चुका हूँ कि जो मोहम्मद गजनी था वो ईरान से आया था। तो ईरान से पहले वो अफगानिस्तान में आया लूटपाट करते हुए, फिर पाकिस्तान वाले एरिया में आया लूटपाट करते हुए, तब वो इंडिया पहुंचा। तो बीच में अफगानिस्तान में भी उसने खूब लूटपाट करी, खूब मारकाट करी। तो ये जो मोहम्मद गोरी था ये अफगानिस्तान का राजा था। तो जब महमूद गजनी आया था तो उसने अफगानिस्तान में बहुत लोगों को मारा काटा। तो इसके जो
फादर थे वो राजा थे अफगानिस्तान के, तो इसके फादर की भी मौत हुई थी। तो मोहम्मद गोरी को बदला लेना था महमूद गजनी से। तो अब इसको बदला लेना था तो सेना चाहिए तो इसको बहुत सारा पैसा चाहिए। बहुत सारा पैसा कहाँ मिलेगा? इंडियन सिविलाइजेशन में। तो ये भी पाकिस्तान को क्रॉस करते हुए इंडिया आया, यहाँ लूटा, सोना चांदी लूटा और वापस गया महमूद गजनी के साम्राज्य से लड़ने। गजनी को लड़ना था ऑटोमान से, इसको लड़ना था गजनी से, और जिसको भी आपस में लड़ाई करनी है वो आता था इंडिया, यहाँ से लूटपाट करता था, वापस जाता था, आपस में लड़ाई करते थे। तो कुछ भी चल रहा था इतिहास में। Sultan Mahmud Ghazni was also interested in finding out more about the people he conquered. He entrusted a scholar named Al-Baruni to write an account of the subcontinent. Al-Baruni's Arabic work known as Kitab al-Hind remains an important source for historians. He consulted Sanskrit scholars to prepare this account. तो ये जो महमूद गजनी था, ये जब हमारी इंडियन सिविलाइजेशन में आया तो ये काफ़ी फैसिनेटेड हुआ हमारी इंडियन सिविलाइजेशन को देख के। तो अब इसके मन में ये चीज़ उठी कि मैं जानूं ज़रा इंडियन सिविलाइजेशन के बारे में। तो अब इसने ये जानने के लिए क्या किया, इसका एक स्कॉलर था, यानी कि एक बड़ा पढ़ा लिखा सा इंसान, दिमाग वाला इंसान, जिसका नाम था अल बरूनी। तो इसने अल बरूनी को ये काम सौंपा कि तुम इंडियन सिविलाइजेशन में रहो और इंडियन सिविलाइजेशन के बारे में सब कुछ पता करो और लिखो, रिसर्च करो पूरा कि यहाँ कौन कौन से लोग हैं, क्या क्या मानते हैं, क्या क्या करते हैं, हर चीज़ के बारे में, कौन से राजा हैं, क्या साम्राज्य हैं, यहाँ कौन कौन से खाना पीना होता है, कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं, सब कुछ तुम लिखो, जो कुछ भी तुम देखो इस इंडियन सिविलाइजेशन के बारे में। तो अल बरूनी ने अराबिक में एक किताब लिखी जिस किताब का नाम था किताब अल हिंद, और इस किताब को तैयार करने में इसने कई सारे सोर्सेस का इस्तेमाल किया। कई सारे संस्कृत स्कॉलर्स, जो यहाँ के जो संस्कृत स्कॉलर्स थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, साधु संत थे, सब लोगों से बातचीत करके वो चीज़ें इकट्ठा करके इसने लिखी किताब अल हिंद। और किताब अल हिंद ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट सोर्स है हिस्टोरियंस के लिए, क्योंकि उस ज़माने में ये कंपाइलेशन था तमाम अलग अलग चीज़ों का। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि इन अलग अलग साम्राज्यों में जो एडमिनिस्ट्रेशन होता था, यानी कि जो राजकाज होता था, वो कैसे होता था। In spite of all the titles like Maharaja Adhiraj or Tribhuvan Chakravartin adopted by kings, they shared power with their samantas as well as with associations of peasants, traders and Brahmins. तो अब उस ज़माने के जितने भी राजा थे वो अपने आप को बहुत बड़े बड़े टाइटल्स दिया करते थे, जैसे कि महाराजा धीराज यानी कि हम राजाओं के भी राजा हैं, त्रिभुवन चक्रवर्तन यानी कि हम तीनों लोकों के स्वामी हैं। तो ऐसे बड़े बड़े टाइटल्स वो राजा अपने आप को दिया करते थे, ये दिखाने के लिए कि हम बहुत बड़े राजा हैं, हमारे पास बहुत बड़ी आर्मी है, हमारा राज्य बहुत ज़्यादा संपन्न है। और पूरे साम्राज्य में जो राजा होता था वो एब्सोल्यूट अथॉरिटी होता था, यानी कि कोई भी चीज़ में जो आखिरी फैसला है वो उस राजा का होगा। राजा जो कुछ भी चाहे वो चीज़ करी जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता था कि राजा तमाम तरह के फैसले खुद करते थे या पूरी पावर अपने पास रखते थे। जितने भी राजा थे वो पावर शेयर किया करते थे अपने सामंतों के साथ, यानी कि जितने भी अलग अलग इलाकों के जो सामंत हैं जिनको मिला के साम्राज्य बना है, उन अलग अलग सामंतों के पास पावर रहती थी तमाम तरह के काम करने की, तमाम तरह के फैसले लेने की। और ऐसा इसलिए होता था कि अब साम्राज्य बहुत लोगों के मिलने से बनता है। तो अगर सारी की सारी पावर राजा अपने पास रख ले और अपने मन मुताबिक फैसले करने लग जाए, तो होने ये लगेगा कि जो सामंत हैं वो बगावत करने लग जाएंगे। और आपको करना क्या पड़ेगा, आपको अपनी ही सेना से फिर से उन्हीं इलाकों में लड़ाई करनी पड़ेगी, और इस पूरे साम्राज्य का नुकसान होता है ऐसे। तो इस वजह से राजा लोग सामंतों के साथ पावर शेयर किया करते थे कि हर किसी को अपने फैसले कर सके, अपने तरीके से जी सकें, लेकिन एक साम्राज्य में रहें, टैक्स आता रहे, सब लोगों से कोई बगावत ना करे। और राजा लोग सिर्फ सामंतों के साथ पावर शेयर नहीं करते थे, जितने भी किसानों के जो एसोसिएशंस थे या व्यापारियों के एसोसिएशंस थे या ब्राह्मणों के जो एसोसिएशंस थे, इन सब के साथ पावर शेयरिंग किया करते थे। Resources were obtained from the producers who were peasants, cattle keeper, artisans who were persuaded or compelled
to surrender part of what they produced. These were claimed as rent. अब persuade का मतलब होता है किसी आदमी को किसी चीज़ के लिए राज़ी कर लेना, और compelled का मतलब होता है किसी आदमी को किसी बात के लिए मजबूर कर देना। तो अब राज का चलाने के लिए, इतना बड़ा साम्राज्य चलाने के लिए आपको कई सारे रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है। अब जैसे कि जितने भी राज सत्ता के लोग हैं और जितनी बड़ी आपकी आर्मी है, इनको खाना देने के लिए आपको बहुत सारे अनाज की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये लोग अपना अनाज खुद नहीं उगाएंगे, तो इनको चाहिए कि इनके खाने के लिए अनाज कोई और बाकी लोग उगाएं, तो उनका उगाया हुआ अनाज ये खा सकें। और इसके अलावा रिसोर्सेज में आपको लेबर की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि आपको एक किला बनाना है, तो किला बनाने वाले लोगों की आपको ज़रूरत पड़ेगी। आपकी जो सेना है, सेना को हथियार चाहिए, तो आपको हथियार बनाने वाले लोगों की ज़रूरत है। आपको रथ चाहिए, तो आपको लकड़ी का काम करने वाले कारीगरों की ज़रूरत है। तो ऐसे ही आपको खाने की यानी कि अनाज की और काम करने वाले लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और ये बेसिक रिसोर्सेज हैं किसी भी राज्य को चलाने के। तो अब ये जो रिसोर्सेज हैं ये आते थे प्रोड्यूसर्स से। प्रोड्यूसर्स यानी कि ऐसे लोग जो मैन्युअल काम करते थे। मैन्युअल काम हम डिस्कस कर चुके हैं, जो थोड़े से लोअर कास्ट के जो लोग होते थे उन लोगों को ये काम दिए जाते थे, उन लोग को प्रोड्यूसर्स माना जाता था। तो अब ये प्रोड्यूसर्स कौन लोग होते थे? जो किसान होते थे, वो अनाज उगाते थे और थोड़ा सा अनाज, जितनी ज़िंदगी की उनकी ज़रूरत है उतना थोड़ा अनाज उनको दे दिया जाता था, बाकी अनाज राज्य ले लेता था। इसके अलावा जो कैटल कीपर थे, जितने भी लोग गाय भैंस और तमाम तरह के जानवर पालते थे जिनसे दूध, घी और तमाम उनकी स्किन और तमाम तरह के प्रोडक्ट्स मिल सकें, इसके अलावा जितने भी कारीगर होते थे, तो इन सब तमाम लोगों से रिसोर्सेज मिलते थे, और इन लोगों को या तो फिर राजी खुशी इन तमाम चीज़ों को देने के लिए मना लिया जाता था, और अगर नहीं मानते थे तो इनको मजबूर कर दिया जाता था कि आपको अपने उगाए हुए अनाज को देना है, या आपको काम करना है, जाके राजमहल में काम करना है। लकड़ी का काम अगर आप करते हो तो जाके आप राजमहल के लिए ये सारे काम करो, आपको मजबूर कर देंगे। तो इस तरीके से ये रिसोर्सेज ऑब्टेन किए जाते थे, और ये रिसोर्सेज जितने लिए जाते थे इन लोगों से, ये रेंट के तौर पे लिए जाते थे, यानी कि किराए के तौर पे। और लॉजिक क्या होता था? लॉजिक ये था कि ये जितना भी साम्राज्य है, ये जितनी भी ज़मीन है, तो इस ज़मीन की पूरा जो अधिकार है वो इस राज्य का है, इस राजा का है। तो इस ज़मीन में कोई भी चीज़ उग रही है या कोई भी चीज़, कोई काम हो रहा है, हर चीज़ उस राजा की है, उस साम्राज्य की है। तो अगर आप उस साम्राज्य में रह रहे हो, उस साम्राज्य का पानी पी रहे हो, वहाँ खेती कर रहे हो या कोई भी काम कर रहे हो, तो आपको किराया देना पड़ेगा। तो आप कुछ भी काम करो, आपको किराया देना है, और ये रेंट ही एक्चुअली टैक्स हुआ करता था। हम आज के टाइम पे भी हर चीज़ में टैक्स देते हैं। हम दुनिया में कुछ भी काम करते हैं तो हम टैक्स देते हैं सरकार को। तो ये वही सिस्टम उस ज़माने से चला आ रहा है। टैक्स, आम लोग का टैक्स आता है स्टेट के पास, और ये जो प्रोड्यूसर्स थे, यानी कि जो खेती किसानी करने वाले लोग या मजदूरी करने वाले लोग, उनसे तो इस तरीके से टैक्स लेते थे। और जो व्यापारी लोग होते थे, जो इधर उधर जाके सामान खरीदते थे और बेचते थे, इनसे भी टैक्स का कलेक्शन होता था और रेवेन्यू लिया जाता था। और ये जितने भी रिसोर्सेज होते थे, इनका होता क्या था? These resources were used to finance the king's establishments as well as for the construction of temples and forts. They were also used to fight wars, which in turn led to acquisition of wealth in the form of plunder and access to land as well as trade routes. अब ये जितने भी रिसोर्सेज होते थे, चाहे वो अनाज के फॉर्म में हो, चाहे काम के फॉर्म में हो, चाहे टैक्स के फॉर्म में हो, इन रिसोर्सेज का यूज किया जाता था किंग्स एस्टेब्लिशमेंट्स के लिए, यानी कि जितना राजमहल है और राजसत्ता के तमाम सब काम संभालने के लिए। इसके अलावा अगर मंदिर बनाए जाने हैं या कोई किले बनाए जाने हैं, तो इन सब तमाम चीज़ों में पैसा भी लगेगा, कारीगरों की भी ज़रूरत होगी, अनाज की भी ज़रूरत होगी। तो इन चीज़ों के लिए इन रिसोर्सेज का यूज़ होता था। और आप इन रिसोर्सेज का यूज़ कर रहे हो बड़ी सी आर्मी रखने के लिए भी। तो अब उस बड़ी सी आर्मी का आप क्या करोगे? उस आर्मी का इस्तेमाल होगा पहली बात तो आपके राज्य की रक्षा के लिए, कि कोई और राज्य आप पे अटैक कर दे तो आप रक्षा कर पाओ अपनी, और दूसरी चीज़ आप किसी और राज्य पे अटैक कर सको। और ये जो आप
दूसरे राज्यों पर अटैक करोगे, उससे क्या होगा, अगर आप जीत जाते हो तो उनका जितनी भी धन संपत्ति है वो भी आपको मिल जाएगी। तो क्या होगा, एक्विजिशन ऑफ वेल्थ। एक्विजिशन का मतलब किसी चीज को एक्वायर करना, यानी कि उनकी धन संपत्ति आपने एक्वायर कर ली, अब वो धन संपत्ति आपकी है। और ये किया जाता था प्लंडर के फॉर्म में, यानी कि लूटपाट के फॉर्म में। आपने किसी भी साम्राज्य पे हमला किया और जीत लिया तो उस साम्राज्य का जितना राजकोष है और जितनी भी कीमती चीजें आपको उस पूरे राज्य में मिलेंगी, आप लूट पाट के आप अपने राजकोष में डाल लोगे वो सारा पैसा, जितना भी धन दौलत है, सोना चांदी है। और एक और बहुत खास चीज, अब पैसा सबको चाहिए था, सोना और चांदी। पैसे का एक बहुत इंपॉर्टेंट जरिया था ट्रेड रूट्स। अब सामान एक जगह से दूसरी जगह जाता था तो लोग सामान को ले जाते थे एक जगह, वहां से सामान खरीदते बेचते थे, फिर वापस आते थे। तो अब इस पूरे रास्ते में जो भी साम्राज्य पड़ेगा वो साम्राज्य उन व्यापारियों से हिस्सा लेगा, चाहे सामान के फॉर्म में चाहे पैसे रुपए के फॉर्म में। तो अब लड़ाइयाँ इस वजह से भी होती थी कि अगर ये यहाँ से ट्रेड रूट जा रहा है और वो ट्रेड रूट दूसरे मतलब ये साम्राज्य के अंडर है, तो अब ये वाला साम्राज्य इस साम्राज्य पे हमला कर देता था कि अगर ये वाला हिस्सा हमारे हिस्से आ जाए तो इधर का जितना ट्रेड रूट है ये हमारे कब्जे में आ जाएगा। तो हमारे जो व्यापारी हैं वो यहाँ से सामान खरीद बेच भी सकते हैं, और अगर दूसरे व्यापारी जा रहे हैं तो हम उनसे हिस्सा ले सकते हैं। तो इस तरीके से जो आप आर्मी रखोगे, आर्मी से दूसरे साम्राज्य जीतोगे, उन साम्राज्यों का धन संपत्ति आपके पास आएगा, और अगर आपके पास ट्रेड रूट आ गए तो आपके पास और ज्यादा पैसा आएगा। The functionaries of collecting revenue were generally recruited from influential families and positions were often hereditary। अब ये जो काम है लोगों से टैक्स कलेक्ट करने का, रेवेन्यू कलेक्ट करने का, ये काम बेसिकली दिया जाता था इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज को, यानी कि जो लोग पहले से बहुत ज़्यादा धन संपत्ति जिनके पास है, जिनके पास बहुत ज़्यादा पावर है। क्योंकि किसी से पैसा निकलवाना ये ताकतवर आदमी ही कर सकता है जिसके पास बहुत सारे लठैत हों और आप ज़बरदस्ती किसी से आप टैक्स कलेक्ट कर सको। और ये जो इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज होती थी, इनमें पोजीशन जो होती थी ये हेरिडिटरी होती थी। हेरिडिटरी यानी कि वंश के अनुसार, कि अगर बाप वो काम कर रहा है, उस परिवार में पैदा हो गया कि उतना इन्फ्लुएंशियल फैमिली है तो ये टैक्स कलेक्शन का काम कर रहे हैं, तो उस आदमी का जो बच्चा होगा वो भी यही काम करेगा। तो इस तरीके से ये रेवेन्यू का पूरा सिस्टम होता था। An inscription of the Cholas who ruled in Tamil Nadu tell us about 400 terms of different kinds of taxes। तो अब टैक्सेस की अलग अलग हमने बात करी कि अलग अलग चीज़ों का टैक्स लगता है, तो ऐसा ही एक इंस्क्रिप्शन यानी कि किसी पत्थर में इंस्क्राइब किया गया हो कोई लिखी हुई चीज़। तो एक इंस्क्रिप्शन मिला चोला साम्राज्य का। चोला साम्राज्य एक बहुत बड़ा साम्राज्य था जो तमिलनाडु और आसपास के इलाकों में था, यानी कि साउथ इंडिया में ये इतना बड़ा साम्राज्य था। तो उसका एक इंस्क्रिप्शन मिला है, उसमें 400 अलग अलग तरह के टैक्सेस बताए गए हैं जो उस जमाने में कलेक्ट किए जाते थे। और यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे वेटी, ये एक टैक्स हुआ करता था और ये फोर्स लेबर के फॉर्म में लिया जाता था। यानी कि कोई इंसान अगर कारीगर है या कोई छोटा मोटा काम करता है, उस आदमी के पास पैसा नहीं है टैक्स के तौर पे देने को, उस आदमी के पास अनाज भी नहीं टैक्स के फॉर्म में देने को, तो उससे ज़बरदस्ती काम करवाया जाएगा फोर्स लेबर, कि अगर वो लकड़ी का काम करता है तो राजमहल में चलो वहाँ पे काम करो, तुम्हें पूरा टाइम वहाँ काम करना है। इसी तरीके से कदमाई, ये लैंड रेवेन्यू का टैक्स होता था कि आपके पास कोई ज़मीन की मालिकाना हक है आपके पास, तो आप उसका टैक्स दोगे। इसके बाद थैचिंग द हाउस, अगर आप घर बनाते हो और घर में छप्पर लगवाते हो, थैचिंग, तो छप्पर लगवाने पे आप टैक्स भरोगे साम्राज्य को। यूज ऑफ लैडर टू क्लाइम पाम ट्रीज, अब पाम ट्रीज जो होते हैं बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं, तो अब पाम ट्रीज में अगर आपको चढ़ना है, उनके फल तोड़ने हैं या कुछ भी करना है और आप लैडर का इस्तेमाल कर रहे हो यानी कि सीढ़ी का इस्तेमाल कर रहे हो, तो भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। असेस ऑन सक्सेशन टू द फैमिली प्रॉपर्टी, सक्सेशन यानी कि अगर फादर से उसकी जायदाद या संपत्ति या ज़मीनें उसके बेटे या उसके बच्चों को जाती हैं तो इस चीज़ को कहेंगे सक्सेशन। तो अब सक्सेशन अगर कोई करता है फैमिली प्रॉपर्टी में तो उसमें भी सेस देना पड़ेगा। सेस का मतलब टैक्स ही होता है, टैक्स से एक अलग टर्म है।
तो अगर बाप की जायदाद बेटे तक आनी है तो उस दौरान भी आपको एक हिस्सा टैक्स का देना पड़ेगा सरकार को क्या, उस जमाने में जो साम्राज्य था। तो इस तरीके के अलग अलग फॉर्म ऑफ टैक्सेस हुआ करते थे। अब हमारा अगला टॉपिक है प्रशस्तीज एंड लैंड ग्रांट्स। तो प्रशस्ति, ये जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है किसी चीज की प्रशंसा करना या किसी चीज का सर्टिफिकेट या किसी भी चीज का वैलिडेशन। तो ये बेसिकली मतलब होता है प्रशस्ति का, और ये वर्ड अलग अलग फॉर्म्स में यूज होता है। तो यहाँ पे प्रशस्ति का क्या मतलब है? प्रशस्तीज टेल अस हाउ रूलर्स वांटेड टू डिपिक्ट देमसेल्व्स such as valiant victorious warriors. These were composed by learned Brahmins who helped in the administration. तो अब यहाँ पे प्रशस्ति का मतलब ये है कि पहले ज़माने के जो राजा थे वो ऐसे इंस्क्रिप्शंस बनवाया करते थे जिसमें वो अपने बारे में ही लिखवाते थे और अपने बारे में बड़ी अच्छी अच्छी बातें लिखवाते थे, जिससे कि भविष्य की जो पीढ़ियाँ हैं वो उन इंस्क्रिप्शंस को पढ़ के याद कर सकें कि हाँ, ऐसा भी एक महान राजा हुआ करता था। तो अब जितने भी राजा ऐसी प्रशस्ति अपनी बनवाते थे, इसमें वो अपने बारे में तमाम खूबियां बताते थे। जैसे वो बताते थे कि वो कितने वेलिएंट हैं। वेलिएंट का मतलब कि वो कितने ज़्यादा बहादुर हैं। वेलिएंट वर्ड आता है वेलोर से, यानी कि बहादुरी। विक्टोरियस हैं, यानी कि उन्होंने कितनी लड़ाइयाँ करी हैं और बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ जीती हैं। वो कितने बड़े वॉरियर्स हैं, यानी कि वो कितने बड़े योद्धा रहे हैं। तो ऐसे करके वो खुद की तारीफ़ें लिखवाते थे। और ये प्रशस्ति जो हैं, इनको पढ़े लिखे ब्राह्मण लोग लिखा करते थे, जो ब्राह्मण लोग एडमिनिस्ट्रेशन में भी हेल्प किया करते थे उस राजा की। तो इन प्रशस्तियों से काफ़ी कुछ पता चलता है हमें, राजाओं के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें लिखी जाती थी। किंग्स ऑफन रिवॉर्डेड ब्राह्मण्स बाय ग्रांट्स ऑफ लैंड, दीज वर रिकॉर्डेड ऑन कॉपर प्लेट्स। अब जितने भी राजा थे, राजा लोग ब्राह्मणों को क्या दिया करते थे? लैंड ग्रांट्स दिया करते थे, यानी कि क्या करते थे, बड़ी बड़ी ज़मीनों के हिस्से उनको दान में दे दिया करते थे। और जितने भी दान दिए जाते थे उन सब तमाम चीज़ों को रिकॉर्ड किया जाता था कॉपर प्लेट्स में, यानी कि कॉपर की बड़ी बड़ी तख्तियों में लिखा जाता था कि हाँ, ये ज़मीन इस राजा ने इस ब्राह्मण को दान में दी है। तो ये ज़मीन एक तरीके का प्रूफ हो गया वो कि अब इतनी पूरी जितनी ज़मीन है वो इस ब्राह्मण के परिवार की है और इसके अगले आने वाली पीढ़ियों तक ये ज़मीन ट्रांसफ़र होती जाएगी, इसके बच्चों तक, फिर उसके बच्चों तक। तो अब होता क्या था? He who received the land could collect taxes from it as well as fines, tax on betel leaves, woven cloth as well as vehicles etc. तो अब ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ कि जो ब्राह्मण थे, ब्राह्मण बेसिकली उन लोगों के बारे में कहा जाता है कि जिन लोगों का काम है ज्ञान इकट्ठा करना, ऋग्वेद याद करना, तमाम तरह के वेद याद करना, उपनिषद याद करना, साधना करना, ये सब तमाम चीज़ें बहुत ज़्यादा टाइम लेती हैं, बहुत मेहनत लेती हैं। तो अब उन लोगों के पास कमाई का कोई ज़रिया बचेगा नहीं, तो अब वो लोग बहुत गरीब रह जाएंगे, खाने पीने की दुश्वारी हो जाएगी, उनके फैमिलीज़ कैसे रहेंगी और इतनी तकलीफ़ में उनके इस काम पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो अब हुआ ये, समाज इस तरीके से बढ़ा आगे कि जितने भी ब्राह्मण थे उनको कहा गया कि तमाम सब लोगों को कि आप ब्राह्मणों को दान दक्षिणा करोगे, कि ब्राह्मणों के पास जब दान दक्षिणा होगी, उनके पास ज़मीन होगी, तो उस ज़मीन में खेती किसानी करी जाएगी, तो ब्राह्मणों को खुद से अनाज मिलता रहेगा, तमाम सारी चीज़ें मिलती रहेंगी। तो उनको ये पैसे रुपए और काम धाम की ज़्यादा टेंशन नहीं होगी। तो वो पूरा का पूरा ध्यान लगा पाएंगे अपने नॉलेज के काम में, यानी कि ज्ञान इकट्ठा करना और अगली पीढ़ी को ज्ञान देना, वो इस चीज़ में ध्यान लगा पाएंगे। तो ये बेसिकली लॉजिक था कि जितने भी राजा लोग थे वो बड़ी बड़ी ज़मीनें ब्राह्मणों को दान दे दिया करते थे कि अब उन ज़मीनों में लोअर कास्ट के लोग काम करेंगे, खेती किसानी करेंगे और उसका हिस्सा मिलेगा ब्राह्मणों को। तो इस तरीके से उन ब्राह्मणों की ज़िंदगी थोड़ी सी बेहतर हो जाएगी, वो ध्यान लगा पाएंगे अपने पढ़ाई लिखाई के काम पे। और जिस आदमी को भी ये लैंड मिलता था उसको ये अधिकार मिलता था कि वो उस ज़मीन में टैक्सेस कलेक्ट कर सकता है, यानी कि जिस आदमी को ज़मीन मिल गई उस ज़मीन में जितने भी लोग रहेंगे, जितना भी काम होगा, वो अलग अलग तरह के टैक्सेस कलेक्ट कर सकता है, वो फाइन लगा सकता है, यानी कि अब ज़मीन उसकी है, उस आदमी की है, तो वो वहाँ रूल बना सकता है, कुछ छोटे मोटे रूल, और अगर कोई रूल्स तोड़ता है तो वो आदमी फाइन लगा सकता है, क्योंकि ज़मीन उसकी है तो उसका अधिकार है।
और इसके अलावा टैक्स ऑन बीटल लीव्स। बीटल लीफ का मतलब होता है पान के पत्ते। कोई अगर पान के पत्ते तोड़ रहा है या उगा रहा है उस पर टैक्स लग सकता है। वोवन क्लोथ यानी कि जो सिले हुए कपड़े होते हैं, कोई आदमी अगर व्हीकल यूज करना चाहे तो उसको भी टैक्स देना पड़ेगा। तो उन जमीनों पे जितने भी तमाम तरह के काम होंगे टैक्स के तौर पे वो आएगा ब्राह्मणों के पास। तो यहाँ पे खत्म होता है क्लास 7th हिस्ट्री के सेकेंड चैप्टर का पहला पार्ट। और बाकी जो टॉपिक्स बचे हैं उनको मैं करवाऊंगा इस चैप्टर के सेकेंड पार्ट में। चलिए फिर, थैंक यू। Preview.